तो आज हमारा रूट वर्ड्स का क्लास है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला वर्ड है हमारा मैंसी। मैंसी का मतलब हो जाता है डिविनेशन। डिविनेशन का क्या मतलब हो गया? ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, कुछ भी जो एस्ट्रोलॉजी आप देखते हो ना, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो जाता है, जो ज्योतिष से रिलेटेड हो जाता है वो हो जाता है मैंसी। ठीक है, तो पहला वर्ड मैंने लिया है जियोमेंसी एंड दूसरा वर्ड है पायरोमेंसी। दोनों का मतलब समझते हैं। जियोमेंसी आप वो देखते हो घर में, जब हम लोग ज्योतिष विद्या देखते हैं ना, क्या बोलते हैं वास्तु शास्त्र हम लोग देखते हैं ना, वो क्या है? इस तरह का एस्ट्रोलॉजी ही है, जो कि ऑब्वियसली हम डायरेक्शन के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से चीज़ों को रखते हैं, चीज़ों को प्लेस करते हैं, बनवाते हैं, बिल्डिंग्स बनवाते हैं। तो वो जियोमेंसी कहलाता है। जियो वर्ड का ही मतलब हो जाता है जो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू लैंड। ओके, तो वैसा ज्योतिष जो लैंड से रिलेटेड हो जाएगा तो उसको भूमि ज्योतिष बोलते हैं। ठीक है, द आर्ट ऑफ अरेंजिंग बिल्डिंग्स एंड एरियाज इन अ लकी पोजीशन। ठीक है, दूसरा वर्ड है हमारा पायरोमेंसी। पायरोमेंसी अ फॉर्म ऑफ डिविनेशन दैट इन्वॉल्व्स इंटरप्रेटिंग द बिहेवियर ऑफ फायर सच एज फ्लेम, स्मोक और द वे फायर इंटरेक्ट्स विद ऑब्जेक्ट्स। पायरोमेंसी देखो एक तरह का ऐसा ज्योतिष विद्या होता है जो कि फायर के एलिमेंट पे स्टडी करता है, मतलब फायर के एलिमेंट को यूज करके इंटरप्रेट करता है। जैसे कि देखो, हमारा 5 एलिमेंट होता है ना, अर्थ का 5 एलिमेंट होता है, वायु, अग्नि, जल, इस तरीके से। तो वैसा एस्ट्रोलॉजी का ब्रांच जो कि आग के साथ डील करता है, ठीक है, जो ऐसा फायर के बिहेवियर को स्टडी करता है, उससे इंटरप्रेट करता है ना, तो उसको पायरोमेंसी कहते हैं। ठीक है, तो मेंसी का एक वर्ड आ जाता है डिविनेशन। ये डिविनेशन वर्ड ध्यान में रखना। ठीक है, लेट मी क्लियर इट। यस, ये डिविनेशन वर्ड को ध्यान में रखना। ओके, चलो लेट्स कम टू सेकेंड वर्ड, मेनिया। मेनिया मतलब होता है मैडनेस, इंसेनिटी, एक्सेसिव डिजायर। तो किसी भी चीज़ का पागलपन, किसी भी चीज़ का एक्सेसिव डिजायर होना, उसको पाने का चाह होना, दैट इज मेनिया। तो पहला वर्ड मैंने लिया है मेनियक। मेनियक मतलब होता है इनसेन पर्सन। ठीक है, और दूसरा वर्ड है मेलोमेनिया। दोनों समझता है, दोनों समझते हैं। मेनियक का एग्जाम्पल हो जाएगा, द पुलिस अरेस्टेड द मैन हु वाज एक्टिंग लाइक अ मेनियक एंड कॉजिंग chaos इन द स्ट्रीट। तो पुलिस ने उस उस इंसान को अरेस्ट किया है जो मेनियक जैसा बिहेव कर रहा था, मतलब एक इंसेन पर्सन की तरह, पागल की तरह बिहेव कर रहा था। तो मेनियक मैडनेस के सेंस में आ जाता है, इंसेनिटी के सेंस में आ जाता है, और किसी चीज का एक्सेसिव डिजायर रखना भी पागलपन कहलाता है। ठीक है, तो मेनिया। मेलोमेनिया क्या होता है? क्रेज फॉर म्यूजिक। मेलोमेनिया वैसा होता है ना, वैसा पागलपन होता है जब आप म्यूजिक सुनने के लिए, लाइक म्यूजिक सुनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, यानी कि आपको ना एक्सेसिव फॉन्ड हो म्यूजिक सुनने का, तो दैट इज मेलोमेनिया। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, शी हैड मेलोमेनिया, शी लिसन टू म्यूजिक फॉर आवर्स एवरी डे, इवन स्पेंड मोस्ट ऑफ हर सेविंग ऑन कॉन्सर्ट टिकट्स। ठीक है, तो वो अपना मोस्ट ऑफ द सेविंग ना कॉन्सर्ट टिकट्स पे स्पेंड करती थी, एंड इवन ना घंटों घंटों म्यूजिक सुनती थी। ठीक है, तो इस तरीके के क्रेजीनेस को मेलोमेनिया बोला जाता है। ठीक है, कम टू थर्ड वर्ड, जेन एंड जेनो। जेन और जेनो का मतलब हो जाता है फॉरेन, विदेशी से रिलेटेड हो जाता है। तो पहला वर्ड है हमारा जेनोफाइल एंड दूसरा वर्ड है हमारा जेनोफोबिक। तो समझते हैं, समवन हु हैज़ अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और लव फॉर फॉरेन कल्चर्स, पीपल और कस्टम। वैसा इंसान जो कि विदेशी चीज़ों पर, विदेशी कल्चर पे या विदेशी लोगों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है, वो जेनोफाइल कहलाता है। ठीक है, उसको बहुत पसंद है विदेशी कल्चर्स, विदेशी लैंग्वेज, विदेशी लोग। ठीक है, तो दैट इज जेनोफाइल। जेनोफोबिक क्या हो जाएगा? वही सेम वैसा इंसान जो अफ्रेड और डिसलाइक करता है फॉरेनर्स को। क्यों? क्योंकि फोबिक का मतलब भी होता है किसी चीज़ से डर। ठीक है, तो जब आप विदेशी लोगों से डरते हो या फिर उसको नापसंद करते हो, ठीक है, जहाँ नापसंद करना और डरना दोनों सेंस आता है, तो जेनोफोबिक का मतलब हो जाता है वैसा इंसान जो कि फॉरेन कल्चर से, फॉरेन लैंग्वेज से या फॉरेन कस्टम्स को पसंद बिल्कुल नहीं करता है, दैट इज जेनोफोबिक। एग्जाम्पल समझते हैं दोनों का। As a Genophile, Sarah loved traveling to new countries, learning their language, and immersing herself in different culture. So, Sarah is a
जेनोफाइल जिसको बाहर के लैंग्वेजेस सीखना, उसको समझना, बाहर के कल्चर्स देखना बहुत पसंद है, ठीक है। जेनोफोबिक क्या हो जाएगा, हिज जेनोफोबिक व्यूज मेड हिम अनकंफर्टेबल अराउंड पीपल हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस और फॉलो डिफरेंट कस्टम्स। तो जेनोफोबिक व्यूज क्या हो जाएगा कि फॉरेन कल्चर को ना पसंद करना, तो हिज जेनोफोबिक व्यूज ने उसको अनकंफर्टेबल फील करा दिया वैसे लोगों के सामने जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस और कस्टम को फॉलो करते थे या पसंद करते थे, ठीक है। कम टू फोर्थ वर्ड, साइड एंड साइज, CIDENCISE। इसका मतलब हो जाता है कट करना एंड किल करना, ठीक है। तो साइड का मतलब देखो यहाँ पे, होमिसाइड, होमिसाइड हो गया मर्डर करना, किसी का मर्डर करना, ओके। इंसेक्टिसाइड क्या हो जाता है, ऐसा केमिकल जो हम लोग यूज़ करते हैं इंसेक्ट को किल करने के लिए, वो हो जाता है इंसेक्टिसाइड। होमिसाइड क्या हो गया, मर्डर वाले सेंस में, ठीक है। इंसीजर क्या हो जाता है, शार्प टूथ फॉर कटिंग फूड, जो हमारा दांत होता है ना, एक एक पर्टिकुलर दांत होता है ना जो हमारा बेसिकली हम लोग कटिंग फूड के लिए यूज़ करते हैं, उसको इंसीजर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, द डेंटिस्ट पॉइंटेड आउट दैट द पेशेंट्स अपर लेफ्ट इंसीजर हैड अ स्मॉल कैविटी दैट नीडेड फीलिंग। तो डेंटिस्ट ने ये पॉइंट आउट किया कि जो पेशेंट का जो अपर साइड का, जो लेफ्ट साइड का इंसीजर है, इंसीजर वाला टिथ है, उसमें कैविटी एंड दैट नीड्स टू बी फिल। अभी इसका एग्जांपल देखिए, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द होमिसाइड दैट occurred लास्ट नाइट इन द डाउनटाउन एरिया। सो हियर द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द होमिसाइड, होमिसाइड मतलब जो मर्डर हुआ है ना उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस, ठीक है। कम टू फिफ्थ वर्ड, पैन। पैन का मतलब हो जाता है ऑल, एनी या फिर एवरीवन। पहला वर्ड हमारा पैंडमिक एंड दूसरा वर्ड हमारा पेनेशिया। पैंडमिक का मतलब क्या हो जाता है, अ पैंडमिक इज एन आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज दैट occur ओवर अ वाइड जोग्राफिक एरिया एंड अफेक्ट्स एन एक्सेप्शनली हाई प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। तो पैंडमिक क्या हो जाता है, वैसा डिजीज जो लाइक पूरे जोग्राफिकल एरिया को, बहुत ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया को ना अफेक्ट करती है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को भी इफ़ेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोपोर्शन में इफ़ेक्ट करती है पॉपुलेशन को। तो वो क्या हो जाता है, पैंडमिक हो जाता है। जैसे कि कोविड-19 हमारा एक पैंडमिक हुआ। तो कोई भी वैसा डिजीज़ जो कि बहुत बड़े जोग्राफिकल एरिया को और बहुत बड़े हाई पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करती है, वो पैंडमिक कहलाती है। पेनेशिया क्या हो जाता है, पेनेशिया होता है ना, रेफर्स टू अ सल्यूशन और रेमेडी, रेमेडी और सल्यूशन एक ही होता है, फॉर ऑल प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज स्पेशली अ यूनिवर्सल क्योर और डिजीज़ और अलाइनमेंट्स। हम लोग कहते हैं ना कि सारे सारे दुखों का रामबाण इलाज है ये। तो वो जो होता है ना सारे प्रॉब्लम्स का वन सोल्यूशन, तो वो जो वन सोल्यूशन वाली चीज़ होती है ना वो पेनेशिया कहलाती है। बेसिकली हम लोग मेडिसिन और डिजीज़ में भी यूज़ करते हैं कि एक ऐसा दवाई जो कि बहुत सारे डिजीज़ पे काम कर जाता है, तो डैट इज़ द पेनेशिया। तो वैसा होता है पेनेशिया का सेंस, ठीक है। रेफर्स टू अ सल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल दी प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज, ठीक है। तो सारे डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम का जो एकमात्र सोल्यूशन होता है ना, डैट इज़ द पेनेशिया, राइट। कम टू सिक्स्थ वर्ड, पहले एंड पैलियो। इसका मतलब हो जाता है एंशियंट यानी कि पुराना, कोई भी चीज़ जो प्राचीन हो। तो पहला वर्ड हमारा पैलियोग्राफी, दूसरा वर्ड हमारा पैलेंटोलॉजी, ठीक है। इसको समझते हैं। द स्टडी ऑफ एंशियंट हैंडराइटिंग एंड हिस्टोरिक स्क्रिप्ट, इट इन्वॉल्व्स analyzing and interpreting old manuscripts, inscriptions, and documents to understand the evolution of writing styles and languages over time। जो एंशियंट हम लोग को जो प्राचीन हस्त लिख लाइक हाथ से लिखा हुआ जो स्क्रिप्ट मिलता है ना, जो जितने भी स्क्रिप्ट मिले हैं उनको पढ़ना, उनके डॉक्यूमेंट को अंडरस्टैंड करना, उनके राइटिंग स्टाइल को अंडरस्टैंड करना, उनके लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करना, ये सब ये इन सभी चीज़ों की ना जो स्टडी होती है ना वो पैलियोग्राफी कहलाती है, ठीक है। तो जब हम एंशियंट हैंड राइटिंग को, जो एंशियंट टेक्स्ट मिलता है हमको, जो एंशियंट राइटिंग्स मिलता है, उनके हैंड राइटिंग्स को पढ़ना, उनको समझना, उनको इंटरप्रेट करना, ये सारे का स्टडी पैलियोग्राफी कहलाता है, ठीक है। पैलेंटोलॉजी क्या कहलाता है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स। देखो, फॉसिल्स के हेल्प से, फॉसिल्स मतलब जो भी रिमेन
चीज़ें हमें मिलती हैं, जो बचा हुआ अंश मिलता है हमको पहले के ज़माने का, उनसे जो हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं ना, ये पता करने के लिए कि हिस्ट्री लाइक क्या उस समय हुआ होगा, क्या हुआ था, कितना एज है इन चीज़ों का, फॉसिल्स के हेल्प से जो हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं ना, उसको पैलेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, paleontology has provided valuable insights into the extinction of dinosaurs and the rise of mammals। तो पैलेंटोलॉजी की मदद से हमें वैल्यूबल इंसाइट मिला है कि डायनासोर का एक्सटिंक्शन कैसे हुआ। ऑब्वियसली कुछ रिमेन्स मिलते हैं, कुछ फॉसिल्स मिलते हैं ना, उनके हेल्प से हम पता लगाते हैं हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ होगा, क्या हुआ हो सकता है, लाइक ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसके स्टडी को हम लोग पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। तो पैलियोग्राफी एंड पैलेंटोलॉजी दोनों समझने में इजी है, लाइक आसान है। पैलियोग्राफी जो एंशियंट रिटन स्क्रिप्ट्स मिलते हैं उनके बारे में स्टडी करना, एंड पैलेंटोलॉजी हो गया जो फॉसिल्स मिलते हैं ना, उनसे हम हिस्ट्री का जब स्टडी करते हैं ना, तो दैट इज पैलेंटोलॉजी। सेवेंथ वर्ड है हमारा आइसो। आइसो का मतलब हो जाता है इक्वल। तो इससे हमारा दो वर्ड है, आइसोबार एंड आइसोथर्मल। आइसोबार क्या होता है? अ लाइन ऑन अ वेदर मैप दैट कनेक्ट्स पॉइंट्स ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो बार का मतलब ही होता है ना, बैरोमीटर आपने सुना है, बैरोमीटर जो प्रेशर को नापते हैं। तो आइसोबार क्या हो जाएगा? इक्वल प्रेशर। तो जो वैसा जो वेदर मैप होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, वैसा पॉइंट्स जो ना कनेक्ट करती है इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, उसको आइसोबार कहते हैं। ठीक है, आइसोबार वो लाइन हो जाता है जो कि जो वेदर मैप होता है उसमें अलग अलग जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो वैसा लाइन जो सेम सेम जहाँ पे इक्वल इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ना, तो वैसा लाइन जो उन पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है, वो सेम सेम इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले लाइन को, पॉइंट्स को जो कनेक्ट कर रहा है जो लाइन, उस लाइन को हम लोग आइसोबार कहते हैं। ठीक है, सिंपल। आइसोथर्मल क्या हो जाता है? तो समटाइम्स दैट समथिंग दैट मेंटेन्स अ कांस्टेंट टेम्परेचर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और विद इन अ स्पेसिफिक एरिया, दैट इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल होता है कि इक्वल, थर्मल मतलब क्या होता है? टेम्परेचर, और आइसो मतलब इक्वल। तो इक्वल टेम्परेचर जो चीज़, कोई भी ऐसा चीज़ जो इक्वल टेम्परेचर मेंटेन करता हो फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उसका जो टेम्परेचर इक्वल रहता हो, तो दैट इज़ आइसोथर्मल। ठीक है, या तो वो स्पेसिफिक एरिया में उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर इक्वल हो, या तो एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक उसका टेम्परेचर इक्वल हो। ठीक है, तो वो हो जाता है आइसोथर्मल। तो आइसो का मतलब हो जाता है बस इक्वल, इसे याद रखना। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, द वेदर मैप शोड अ सीरीज ऑफ आइसोबार इंडिकेटिंग अ हाई प्रेशर सिस्टम मूविंग इनटू द रीजन ब्रिंगिंग क्लियर स्काइज एंड काम वेदर। तो वेदर मैप ना ऐसा शो कर रहा है सीरीज ऑफ आइसोबार। आइसोबार मतलब कि जहाँ जहाँ हाई प्रेशर, लाइक हाई, जहाँ जहाँ प्रेशर्स है, और प्रेशर्स भी क्या, इक्वल प्रेशर शो करता है। ठीक है, जैसे कि आइसोबार वो लाइन ही हो गया जो आपको वो सारे पॉइंट दिखाएगा जहाँ जहाँ प्रेशर इक्वल इक्वल प्रेशर है। ठीक है, चलो कम टू एट वर्ड। गीगा, गीगा मतलब होता है बिलियन। ठीक है, तो पहला वर्ड है हमारा गीगा बाइट एंड दूसरा वर्ड है हमारा गीगा वॉट। तो गीगा बाइट, बाइट देखो, बाइट वर्ड का यूज होता है कंप्यूटर में जो स्टोरेज होता है ना, उसके कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए हम लोग बाइट का यूज़ करते हैं। तो यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोरेज दैट इक्वल्स अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स। ठीक है, तो गीगा मतलब होता है क्या है, एक 1 गीगा में इज इक्वल टू 1 बिलियन बाइट्स होता है। ठीक है, तो बाइट क्या हो जाता है? बाइट्स होता है ना जो स्टोरेज होती है ना, डिजिटल, किसी भी डिजिटल ऑब्वियसली कंप्यूटर्स में जो स्टोरेज का यूज़ होता है, उसमें हम लोग बाइट का यूनिट मेजरमेंट होता है वो। ठीक है, तो दैट इज गीगाबाइट। 1 बिलियन बाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट, लाइक दिस। तो आप देख सकते हो कि 1 गीगाबाइट इज रफली द साइज ऑफ, आप मान सकते हो कि 1 गीगाबाइट अगर आप स्टोरेज के हिसाब से देखो तो 2 मिनट वीडियो ऑफ HD क्वालिटी इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। अराउंड 250 और 300 हाई क्वालिटी फोटोज from a smartphone is equal to 1 gb, और about 200 songs in MP3 format is equal to 1 gb। स्टोरेज होता है वैसे, जैसे MB KB होता है ना, वैसे गीगाबाइट होता है। ठीक है, तो गीगाबाइट में 1 बिलियन बाइट होता है इज इक्वल टू गीगाबाइट। अंडरस्टैंड। कम टू गीगावाट। वॉट का यूज हम लोग कब करते हैं? वॉट का यूज हम लोग करते हैं ना हीट
को जब हम लोग नापते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में भी आ जाता है वॉट का, तो वहाँ पे गीगावॉट उस चीज़ का यूनिट हो जाता है। तो यूनिट ऑफ पावर दैट इक्वल्स 1 बिलियन वॉट्स। इट कॉमनली यूज टू मेजर द आउटपुट ऑफ लार्ज पावर प्लांट्स एनर्जी कंजप्शन और इलेक्ट्रिसिटी। तो कितना एनर्जी कंजप्शन हुआ है इसका मेजरमेंट होता है, यूनिट होता है गीगावॉट। एग्जाम्पल देखो, द न्यू सोलर पावर फार्म हैज़ द कैपेसिटी टू जनरेट 2 गीगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो नया सोलर पावर है उसको उसका कैपेसिटी है 2 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे यूनिट मेजरमेंट हो गया गीगावाट, ठीक है। तो गीगा का मतलब ही क्या हो जाता है, बिलियन। कम टू नाइन्थ वर्ड। नाइन्थ हमारा क्या है, डाइस। डाइस मतलब होता है कुछ ऐसा एबनॉर्मल, बुरा या फिर डिफ़िकल्ट चीज़, कोई भी ऐसा एबनॉर्मल सा चीज़, बुरा या फिर डिफ़िकल्ट सा चीज़, डाइस उसमें वर्ड रहेगा, रूट वर्ड। पहला वर्ड हमारा डायलेक्सिया। डायलेक्सिया मतलब क्या होता है, और लर्निंग डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द एबिलिटी टू रीड, स्पेल, राइट एंड समटाइम्स स्पीक। डायलेक्सिया देखो, डायलेक्सिया बेसिकली डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द एबिलिटी टू रीड, स्पेल, राइट एंड समटाइम्स स्पीक। देखो, डायलेक्सिया वो बेसिकली वो डिसऑर्डर होता है ना जिसमें कि हम पढ़ नहीं पाते हैं, चीज़ों का स्पेलिंग नहीं समझ पाते हैं, ना लिख पाते हैं और ना ही बोल पाते हैं, ठीक है, कभी बोलने में भी। तो ये सारा जो डिसऑर्डर होता है ना, इसको डायलेक्सिया बोलते हैं। सी इसमें ना आपको इंटेलिजेंस में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता, आप समझ सकते हो चीज़ों को, बट आप लिख नहीं सकते हो, आप बोल नहीं सकते हो, आप ठीक से स्पेलिंग नहीं समझ पाते हो, ठीक है। जैसे जैसे एग्जाम्पल देखो, लेट्स से अगर किसी को डायलेक्सिया है तो शी माइट सी द वर्ड कैट बट कुड रीड इट एज अ TAC और ACT। देखो, दिखेगा तो उसको कैट वर्ड किसी AT कैट लिखा हुआ है, बट वो पता है कैसे उसको पढ़ेगी, TAC एंड ACT, कुछ उल्टा पुल्टा ही पढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ना वो पढ़ने की एबिलिटी नहीं हो पाती है वहाँ पे ना, आप देख पा रहे हो आँख से बट आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है। आप पढ़ोगे उल्टा पुल्टा, आप वर्ड्स को नहीं अरेंज कर पाते हो। और क्या प्रॉब्लम होता है, then she struggles to decode the letters and sound that make up the word. Even though she understands what is a cat, Sarah is not lacking in intelligence. Her brain just process writing language differently. तो यहाँ पे आप देखो, इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं होती है डायलेक्सिया में। वो समझते हैं, प्रॉपर समझेंगे कि CAT कैट मतलब एक बिल्ली होती है, बट वो बोल नहीं पाते हैं और ना वो समझ पाते, लाइक वर्ड्स को नहीं पकड़ पाते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को ना पढ़ पाने की डिसेबिलिटी जो होती है ना, वो डायलेक्सिया कहलाती है, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या हो जाता है, डायटोपिया। डायटोपिया मतलब होता है to a frictional society or world that is often portrayed as undesirable, oppressive or nightmarish. It contrasts with the utopia. आपने एक वर्ड अभी पढ़ा था ना, यूटोपिया। हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था यूटोपिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जब हम लोग कवर कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था यूटोपिया, जिसका मतलब था कि एक ऐसी सोसाइटी जो बिल्कुल हम लोगों ने पढ़ा था राम राज्य की तरह, राइट। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सब कुछ परफेक्ट हो, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा हो, लोग बहुत खुश हो। तो वैसे सोसाइटी को, वैसे सिचुएशन को यूटोपिया कहते हैं, जिसमें सब कुछ परफेक्ट हो। तो उसी का बिल्कुल ये ऑपोजिट होता है डाइटोपिया, कि एक ऐसा फिक्शनल सोसाइटी जिसमें कि कुछ भी अच्छा नहीं हो, सब कुछ बुरा ही बुरा हो, मतलब सब कुछ ऐसा अनडिजायरेबल हो जो कि आप नहीं चाहते हो, बहुत ऑपरेसिव हो और नाइट मैरिज टाइप का सोसाइटी हो। तो वैसा सोसाइटी जिसमें सब कुछ इम्परफेक्ट हो, दैट इज डाइटोपिया। हम लोग यूटोपिया का ये ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। कम टू टेंथ वर्ड। टेंथ वर्ड इज जुविन। जुविन मतलब होता है यंग। तो पहला वर्ड हमारा जुवेनाइल। Juvenile हो गया, refers to a young person, especially a child or adolescent who has not yet reached adulthood. It can be referred to anything related to young people or characteristics of their stage of development. तो juvenile मतलब बेसिकली यंग पीपल होते हैं, ठीक है, जवान पीपल होते हैं। तो जुवेनाइल मतलब हो जाता है एक यंग पर्सन से रिलेटेड होता है, कोई भी इंसान जो कि अभी तक अपने
चाइल्ड स्टेज पे ही, अपने यंग स्टेज पर ही है, ठीक है, वो अभी अपने मेच्योर स्टेज पे नहीं गया हो, उसको जुवेनाइल कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अ जुवेनाइल लायन इज अ यंग लायन दैट हैजंट गेट रीच्ड अडल्टहुड, जो अपने अडल्टहुड तक नहीं गया हो। ऑब्वियसली जुवेनाइल वही पर्सन होगा ना, जैसे कि टीन एज जो होता है वो जुवेनाइल लोग होते हैं ना, यंग एज के लोग होते हैं जो अपने अडल्टहुड तक नहीं गए होते हैं, ठीक है। रीजनरेट होता है, रीजनरेट मतलब वापस से किसी चीज़ को यंग कर देना। ये किसी थॉट में हो सकता है, किसी प्लेस में हो सकता है, किसी इंसान में हो सकता है, किसी चीज़ को वापस से वो एनर्जेटिक कर देना, फ्रेश कर देना, यंग कर देना, रीजनरेट कहते हैं। टू मेक समथिंग और समवन फील लुक यंगर, फ्रेशर और मोर एनर्जेटिक, इट ऑफन रेफर्स टू रिस्टोरिंग vitality, health और appearance, whether it is a person, place और object और इवेंट। देखो किसी भी चीज़ का ना वापस से उसको हेल्दी कर देना, फ्रेश कर देना, यंग कर देना, एनर्जेटिक कर देना, ये सब कुछ कुछ भी बेहतर कर देना पहले से, उसको रीजेनरेट कहते हैं, ठीक है। Example, a good night's sleep can regenerate your body and mind, giving you the strength to face the challenges of the day. एक अच्छी नींद आपको एकदम से एनर्जेटिक कर देती है, आपके बॉडी को, आपके माइंड को, आपको स्ट्रेंथ देती है कि आप पूरे दिन के चैलेंजेस को फेस करें, ठीक है। So that's it. We have covered our 10 words, and let's come to game of CGL Telegram channel for the quiz. And yes, कोई भी query हो, कुछ भी question हो, कुछ भी feedback हो, suggestion हो, तो please tell me in the comment section, and मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। चलो बाय बाय।